हाय, आज मैं आपको एक ऐसे कॉन्सेप्ट सिखाने वाला हूँ कि आप उससे यूज़ करके आप अपने चार्ट को देखकर खुद ही ये डिसाइड कर सकोगे कि आपके लिए कौन सा सेक्टर अच्छा होगा, आपको कहाँ जाने से ज़्यादा फ़ायदा होगा, कौन से चीज़ को पकड़ के रखने से बाकी आपके लाइफ के कोई भी सेक्टर धीरे धीरे ठीक होने लगेगा या तो आपके लाइफ एक्सपोनेंशियली ग्रोथ में जाने लगेगा। ठीक है, तो ये अष्टवक्र चार्ट के हिसाब से आप देख सकते हो। बाकी अगर एनालिसिस करवाना है कि कैसा आपका दिन कैसा जाएगा, आपका साल कैसा जाएगा, आपके साथ क्या खराब समय आने वाला है, अच्छा समय आने वाला है, वो तो पूरा डिटेल्स आपको एस्ट्रोलॉजर से ही दिखा के आपको पता चलेगा। लेकिन ये ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसे आप खुद अपने चार्ट में यूज़ करके आप ये पता लगा सकते हो एटलीस्ट कि क्या काम करे, कौन से सेक्टर में काम करे जहाँ हमें वो सेटिस्फैक्टरी गेन हमें मिलते रहे। ठीक है, और इसके साथ मैं और एक चीज़ आपको आज सिखाने वाला हूँ, दैट इज़ त्रिपाप कॉन्सेप्ट। ये शायद यूट्यूब में आज पहली बार आप सुनोगे। त्रिपाप कॉन्सेप्ट का कॉन्सेप्ट मतलब ये होता है कि इस साल मतलब आपके जो साल चल रहा है वो साल में आपके नक्षत्र में कौन से 3 प्लैनेट रूल कर रहा है जो डिसाइड करेगा कि ये साल आपके लिए कैसा जाएगा। ठीक है, अगर वहाँ पे कोई 3 पापी प्लैनेट का रूल होगा तो आपके साथ बहुत ही खराब कंडीशन होगा, या तो अगर वहाँ पे कोई शुभ प्लैनेट का डोमिनेंस रहेगा तो आपके साथ अच्छा होगा। वो भी मैं आपको दिखाऊंगा आज। ठीक है, और डीप एनालिसिस करवाने के लिए तो आप अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, आपका नेम, आपका जेंडर और आपका सवाल लिख के भेजो मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पे, और मैं इस सवाल के ऊपर एक वीडियो बना के यूट्यूब में अपलोड कर दूंगा और इसका लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगा, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 250 रुपीज़ ऑनली। आप मेरे CPI नंबर पेमेंट करोगे, उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे और एक हफ्ते के अंदर आपको एनालिसिस मिल जाएगा। अगर आपको लगता है कि आपको जो डाउट है, जो प्रॉब्लम है, वो मुझसे बात करके सॉल्व हो सकता है, आप मुझसे बात करना चाहते हो तो आपको एक फ़ोन कॉल अपॉइंटमेंट बुक करना पड़ेगा, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 500 रुपीज़ ऑनली। आप मेरे CPI नंबर पेमेंट करोगे और उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे, आपको उसके बाद मैं आपको एक डेट एंड टाइम दे दूँगा, उस दौरान मैं आपसे बात करूँगा। ठीक है, तो अभी आते हैं इस कॉन्सेप्ट के ऊपर। तो अभी आपको देखना है कि आपके चार्ट में कौन से सेक्टर होगा जिस सेक्टर में आप हाथ आजमाएंगे तो आपको सबसे ज़्यादा गेन होगा। देखिए, आपके कुंडली के हिसाब से आप अपने अष्टवक्र चार्ट को बनाएंगे। आपको बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत सारे ऐप है, वहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ पूरा डिटेल्स डालो। डालने के बाद आप अष्टवक्र चार्ट निकाल लो, जहाँ पे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो अष्टवक्र चार्ट। और अष्टवक्र चार्ट में आप देख सकते हो हर घर में एक एक पॉइंट दे के रखा है, और यहाँ पे राशि देख सकते हो 5th, 6th, 7th, दैट मीन्स ये सिंह लगन के व्यक्ति का चार्ट है। और इनके जो घर पे जो पॉइंट देके रखा है 28, 24, दैट मीन्स टोटल 7 प्लैनेट। यहाँ पे राहु केतु वो इंक्लूड नहीं होते हैं, यहाँ पे 7 प्लैनेट और आपके जो लगन एसेंडेड है वो भी यहाँ पे पॉइंट इंक्लूड करते हैं। तो यहाँ पे टोटल 7 प्लैनेट और एक आपका लगन फर्स्ट हाउस, 8 के 8 मिला के आपके हर घर में एक पॉइंट देते हैं। आप देख सकते हो हर घर में पॉइंट है। 28 इज़ द एवरेज। अगर 28 से नीचे जाए तो उस घर में आपको मेहनत बहुत करना पड़ेगा उस चीज़ को प्राप्त करने के लिए। ठीक है, अगर 28 से ज़्यादा होगा तो उस घर में कम मेहनत में ज़्यादा प्राप्ति हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे अगर देखना है कि आपको पता है हम लोग हमेशा कर्म करते हैं 10th हाउस से, और हमारे जो प्राप्ति होते हैं गेन हाउस होते हैं दैट इज़ 11th हाउस। बस ये 2 कॉन्सेप्ट को आपको पकड़ के रखना है बस, और कुछ नहीं। देखिए, आपको देखना है अपने चार्ट के हिसाब से कि आपके कौन से हाउस में सबसे हाईएस्ट पॉइंट आया है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है 11th हाउस इज द हाउस ऑफ गेन, प्राप्ति। ठीक है, 11th हाउस इज द हाउस ऑफ गेन एंड प्राप्ति। अगर 11th हाउस में कम पॉइंट है, जैसे इस हाउस में देख सकते हो 11th हाउस 25 आया है, 28 से कम है, तो नॉट ए सेटिस्फैक्टरी गेन इनको प्राप्त होगा, जितना आशा करेंगे उतना प्राप्त नहीं होगा। और यहाँ पे देखो 10th हाउस जो कर्म करेगा 37, कर्म बहुत करेगा, अच्छी तरह से कर्म करेगा, अपना कर्म करने में वो कभी पीछे नहीं हटेगा, मेहनत बहुत करेगा, लेकिन प्राप्ति सेटिस्फाई लेवल तक नहीं होगा। तो ऐसा मेहनत करके क्या फ़ायदा अगर उतना मिलेगा ही नहीं। तो इससे ही हमें खेलना होता है। कैसे खेलेंगे, बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट देने वाला हूँ, अब बस यूज़ करके देखना। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको बस देखना है कि आपके कुंडली में कौन से हाउस में सबसे ज़्यादा पॉइंट आया है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे सबसे ज़्यादा पॉइंट आया है आपके 10th हाउस में। आप देखो सबसे ज़्यादा पॉइंट आया, उस हाउस को मार्क कर लो। जिस हाउस में सबसे ज़्यादा पॉइंट आया है
उस हाउस को मार्क कर लो, ठीक है, कोई भी हाउस हो। इस कुंडली में 10th हाउस में सबसे हाईएस्ट पॉइंट आया है। अब क्या करना है, जिस हाउस को आपने मार्क किया है उस हाउस को आपको 11th हाउस बनाना है। क्यों? क्योंकि 11th हाउस इज ऑल अबाउट प्राप्ति। तो अगर सबसे हाईएस्ट पॉइंट जिस हाउस में आया है उस हाउस को ही अगर 11th हाउस बना देंगे तो आपको सबसे ज़्यादा गेन होगा। अभी देखो यहाँ पे आपका 10th हाउस में सबसे हाईएस्ट पॉइंट है। मान लीजिए आपकी कुंडली में 6th हाउस में हाईएस्ट पॉइंट आया होगा, 3rd हाउस में, 2nd हाउस में कहीं भी पॉइंट आया होगा। जिस हाउस में सबसे ज़्यादा पॉइंट आया है उस हाउस को मार्क कर लो। उस हाउस को मार्क करने के बाद वहाँ पे ऐसे जैसे मैंने आपको दिखाया यहाँ पे 11 मैंने लिख के रखा है, ऐसे 11 लिख के रखो। क्यों? उस हाउस को 11th हाउस बनाना है आपको। फिर आपको क्या करना है, उस हाउस को 11th हाउस बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, ऐसे घर से काउंट करना पड़ेगा जिस घर से काउंट करते ही वो हाउस 11th हाउस बन जाएगा। अभी अगर 10th हाउस को अगर 11th हाउस बनाना है हमें काउंट करना पड़ेगा 12th हाउस से। आप देख सकते हो 12th हाउस से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। देखो दैट मीन्स 12th हाउस से काउंट करते ही हमारे ये जो हाईएस्ट पॉइंट का हाउस है वो 11th हाउस बन गया। अभी मान लीजिए आपको 6th हाउस में सबसे हाईएस्ट पॉइंट आया है, मान लीजिए, ठीक है, आपके कुंडली में कहीं भी आ सकता है हाईएस्ट पॉइंट। जिस हाउस में हाईएस्ट पॉइंट है उसको मार्क कर लो। मैंने एग्जाम्पल के तौर से अभी लिया है 11th हाउस, और सॉरी 6th हाउस को मैंने लिया है। अगर 6th हाउस में सबसे हाईएस्ट पॉइंट आया है तो यहाँ पे एक मार्क करो और इसको 11 लिखो। दैट मीन्स इस हाउस को अभी 11th हाउस बनाना है जिस हाउस में हाईएस्ट पॉइंट आया है। अभी 6th हाउस में मान लो अगर हाईएस्ट पॉइंट आया है, हाँ मान लीजिए यहाँ पे 40 पॉइंट आया है तो इसको 11th हाउस बनाना है अभी। तो यहाँ पे मैंने मार्क कर दिया 11। अभी इस घर को 11 बनाने के लिए हमें कौन से घर से काउंट करना पड़ेगा, हमें काउंट करना पड़ेगा 8th हाउस से, ठीक है। तो अगर अभी हम 8th हाउस से काउंट करें, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। दैट मीन्स 8th हाउस से काउंट करते ही आपका 6th हाउस 11th हाउस बन गया। ऐसे ही आपको बस काउंट करना है कि कौन से घर से काउंट करने से जो आपका हाईएस्ट पॉइंट है वो घर आपका 11th हाउस बन जाएगा। तो जिस घर से काउंट करते ही वो हाउस 11th हाउस बनेगा। जैसे कि ये 10th हाउस को 11th हाउस बनाने के लिए हमें 12th हाउस से काउंट करना है, ठीक है, 12th हाउस से काउंट करना है। तो ये 10th हाउस आपका 11th हाउस बन रहा है। दैट मीन्स ये हाउस को अगर आप यूज़ कर लोगे तो आपको सबसे ज़्यादा प्राप्ति होगा। दैट मीन्स 12th हाउस से काउंट करते ही आपके 10th हाउस से 11th हाउस बन रहा है। ये हाउस सबसे ज़्यादा पॉइंट मिला वो 11th हाउस बन रहा है। यहाँ पे कितना पॉइंट है 12th हाउस में, 23। देखिए 23 पॉइंट है। दैट मीन्स 23 का मेहनत करोगे और प्राप्ति आपको 37 होगा। देखिए कितना इजी कॉन्सेप्ट है। ऐसे ही आपको यूज़ करना है आपके कुंडली में। आपको अपने वो हाउस को मार्क करना है जिस हाउस में सबसे ज़्यादा पॉइंट आया है, और उसके बाद आपको उस घर को 11th हाउस बनाना है जो हाउस आपका सबसे हाईएस्ट पॉइंट है। उस हाउस को 11th हाउस बनाने के लिए आपको काउंट करना पड़ेगा। कौन सा हाउस से काउंट करोगे, जिस हाउस से काउंट करते ही वो हाईएस्ट पॉइंट 11th हाउस बनेगा। आप जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया 10th हाउस में हाईएस्ट पॉइंट आया, हम 12th हाउस से काउंट करते तो ये हाउस सबसे हाईएस्ट पॉइंट मिलने वाला जो हाउस है वो 11th हाउस बन गया। तो जिस हाउस से आपने काउंट किया है उस हाउस का अगर आप काम करने लगोगे तो आपको सबसे ज़्यादा प्राप्ति होगा। दैट मीन्स अगर इस कुंडली के हिसाब से 12th हाउस से काउंट करते ही अगर ये हाईएस्ट पॉइंट आप मुझे प्राप्त हो रहा है, दैट मीन्स ये व्यक्ति अगर 12th हाउस का काम करने लगेगा तो इनको सबसे ज़्यादा प्राप्ति होगी। दैट मीन्स 12th हाउस का काउंट क्या है, ये खर्चा करेगा उतना अच्छा प्राप्ति होगा। 12th हाउस इज ऑल अबाउट लेट गो एटीट्यूड। ये इनके लाइफ में जितना लेट गो एटीट्यूड रखेगा, कुछ भी हो जाए चलो ऊपर वाले हैं, उतना इनके लिए अच्छा होगा। 12th हाउस इज फॉरेन सेटलमेंट। ये अगर फॉरेन में चला जाएगा तो बहुत अच्छा होगा। ये व्यक्ति अगर मेडिटेशन करने लगे तो बहुत अच्छा होगा, ठीक है। अभी मान लीजिए आपका पॉइंट आया है, सबसे हाईएस्ट पॉइंट आपका 11th हाउस में ही आया है। तो अगर फर्स्ट हाउस से काउंट करोगे तो आपके 11th हाउस सबसे हाईएस्ट पॉइंट है। तो अगर आप दैट मीन्स जिस हाउस से काउंट करेंगे उस हाउस को पकड़ना है। अगर फर्स्ट हाउस अगर आपका आ रहा है काउंटिंग में तो फर्स्ट हाउस का काम क्या है, हेल्थ, न्यूट्रिशन, ह्यूमैनिटेरियन वर्क। तो जिस व्यक्ति का 11th हाउस में सबसे ज़्यादा पॉइंट होगा और फर्स्ट हाउस से काउंट करते ही 11th हाउस हाईएस्ट पॉइंट दिखा रहा है, तो फर्स्ट हाउस का काम क्या है, ह्यूमैनिटेरियन वर्क, न्यूट्रिशन का काम, हेल्थ रिलेटेड काम। अपने आप को जितना है वो ठीक रखेगा उतना अच्छा होगा, ठीक है। ऐसे ही आपको क्या करना है, आपको अपने कुंडली में देखना है कि आपके कुंडली के
कौन से हाउस में सबसे ज़्यादा पॉइंट आया है, और आपको क्या करना है, उस हाउस को मार्क करना है और उसके हाउस को 11 लिख के रखना है। दैट मीन्स उस हाउस को 11 बनाना है, तो आपको फिर उस घर से काउंट करना है, जिस घर से काउंट करते ही आपके हाईएस्ट पॉइंट वाला हाउस 11th हाउस बन जाएगा। मान लीजिए आपके 4th हाउस में सबसे हाईएस्ट पॉइंट लिखा है 40, दैट मीन्स 4th हाउस में अगर 40 लिखा है, अभी इस हाउस को अगर 11th हाउस बनाना है तो इसमें 11 लिख के रखो। तो आपको देखना है कि इस हाउस को 11th हाउस बनाने के लिए कौन से घर से काउंट करें। छठे घर से अगर काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, देखिए 6th हाउस से काउंट करते ही इसका जो हाईएस्ट पॉइंट का हाउस है वो 11 बन रहा है। दैट मीन्स ये व्यक्ति अगर 6th हाउस का काम करने लगे तो इनके लिए बहुत अच्छा होगा। 6th हाउस का काम क्या है, सर्विस। लोग, मान लीजिए ये व्यक्ति कोई भी काम करता हो, लेकिन साथ में अगर ये 6th हाउस का कोई भी एक काम करने लगेगा, इनके लाइफ में जो भी प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे खत्म होने लगेगा, इनको ग्रोथ ज़्यादा मिलने लगेगा। मान लीजिए जैसे कि इस कुंडली के हिसाब से मैंने दिखाया 12th हाउस बहुत ज़्यादा एक्टिव है, इनके लॉसेस बहुत हो रहा है, बिजनेस करे कुछ भी कर रहा है, लॉस बहुत हो रहा है क्योंकि 12th हाउस एक्टिव है। तो ये व्यक्ति चाहे कुछ भी कर रहा हो, अगर 12th हाउस का कोई भी काम करने लगे, डोनेशन करने लगे, चैरिटी करने लगे, मेडिटेशन करने लगे, और कोई भी फॉरेन व्यक्ति से एटलीस्ट बात करना भी स्टार्ट कर देना, इनके लाइफ में वो 12th हाउस पॉजिटिवली एक्टिव हो जाएगा और उनको गेन आना स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको ये कॉन्सेप्ट आपको देखना है, ये यूज़ करो, फिर देखना लाइफ कैसे चेंजेस होता है। बाकी एनालिसिस करना है आपका चार्ट, उसके लिए तो आपको हमें आपका चार्ट भेजना होगा, हम एनालाइज करके बता पाएंगे कि इन डेप्थ आपके लिए कौन से सारे चीज़ ऐसा है जो आपको बहुत मतलब प्रॉफिट देने वाला है। और बाकी एक चीज़ मैंने बताया था, जो त्रिपाप के बारे में बात बताया था मैंने। अब ये देख सकते हो, ये जो चार्ट है, ये चार्ट है त्रिपाप का चार्ट। अभी ये जो है ये असमीज लैंग्वेज में है क्योंकि मैं असम से हूँ और मेरे पास यही सोर्स अवेलेबल है। तो ये चार्ट जो है ना, ये नक्षत्र लिखा हुआ है। यहाँ पे क्या होता है कि हमें देखना होता है कि आपका नक्षत्र कौन सा है। आपके नक्षत्र का जो चार्ट आएगा वो चार्ट हमें निकालना होगा। अभी देखिए, मान लीजिए यहाँ पे जो चार्ट आप देख सकते हो, यहाँ पे देखिए ये चार्ट है सारे, और इस चार्ट में देखिए छठा जो नक्षत्र है ये वाला, ये आद्रा नक्षत्र है। अभी आद्रा नक्षत्र, मान लीजिए आपका आद्रा नक्षत्र है और आपका जो एज है उस एज को पकड़ लेंगे। उस एज को पकड़ने के बाद हम देखेंगे यहाँ पे कौन से हाउस में आपका वो एज आ रहा है। मान लीजिए आपका जो एज अभी चल रहा है, यहाँ पे हम लोग रनिंग एज को पकड़ते हैं, जो एज कंप्लीट हो गया उसे नहीं पकड़ते, जो रनिंग। मान लीजिए आपका जो रनिंग एज है दैट इज़ 33, ठीक है। अभी यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि 33 कहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ पे आद्रा नक्षत्र में 33 जो आ रहा है वो आ रहा है आपके, ये रहा 33, ठीक है। और यहाँ पे देखेंगे, अभी देखिए इस नक्षत्र के हिसाब से, इनके एज के हिसाब से, अभी यहाँ पे जो 3 प्लैनेट रूल कर रहा है वो है वीनस, शनि एंड चंद्रमा। तो यहाँ पे 2 शुभ ग्रह का रोल है और एक पापी ग्रह का, तो ये अच्छा टाइम माना जाएगा। अभी यहाँ पे देखिए ये जो चार्ट के हिसाब से, ठीक है, जब 32 एज का था ये व्यक्ति, मान लीजिए किसी व्यक्ति का मैं देख रहा हूँ 32 एज का था, उस समय 3 पापी ग्रह का रूल था। दैट मीन्स केतु, केतु एंड केतु, ये केतु 3 पापी प्लैनेट का रूल था। दैट मीन्स त्रिपाप प्लैनेट का रूल था। इस टाइम इनके लिए बहुत ही खराब टाइम गया था, इस व्यक्ति का बहुत ही टेंशन डिप्रेशन में था। एक्सीडेंट नहीं हुआ, बच गया। मैंने कुछ नियम बोला था, वो नियम इन्होंने किया, जो रेमेडीज मैंने बोला किया, लेकिन ये बहुत टेंशन डिप्रेशन में था, लेकिन वो रेमेडी ने इनको बचा दिया। तो ये अगर त्रिपाप रूल आता है, तो त्रिपाप आता है तो ये आपके साथ खराब करेगा तो करेगा ही, चाहे दशा कुछ भी बोल रहा हो। तो ये इतना स्ट्रॉन्ग रिजल्ट देता है, जैसे दशा स्ट्रॉन्ग रिजल्ट देता है, ये त्रिपाप भी वैसा ही स्ट्रॉन्ग रिजल्ट देता है। इसलिए मैं आपको बार बार कहता हूँ, अपना चार्ट एनालिसिस करवाओ, और ये कॉन्सेप्ट एटलीस्ट अपने चार्ट, बाकी कुछ भी एनालिसिस हो या ना हो, ये त्रिपाप का चार्ट का जो एनालिसिस है वो करवा लो अपने साथ, तो आपको पता चल जाएगा कौन सा एज, कौन से एज में आपका बहुत अच्छा जाए, कौन सा एज आपके लिए खराब जाएगा। ठीक है, ये है त्रिपाप का कॉन्सेप्ट जो मैंने फर्स्ट टाइम इंटरनेट में आज लाया हूँ। तो ये चीज़ आप यूज़ करो, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा।